हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते जाए बिना अगर हम इस पे जाते कि हर कम्युनिटी के अंदर एक प्रोसेस जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप हो लेकिन दबदबा ना हो, एक रिफॉर्म प्रोसेस, क्या वो बेहतर रास्ता होता? प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने भी लिखा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये जो पूरी लैंग्वेज आर्टिकल 44 की, हमको यही नहीं मालूम कि इसमें यूनिफॉर्म क्या होगा, सिविल क्या होगा, कोड क्या होगा। कि इससे जो आंदोलन है या इससे जो बहस है उसको संवैधानिक नैतिकता की जगह से अगर हम नहीं करेंगे, जहाँ सारे इवन माइनॉरिटी हक के जो लोग हैं वो अगर सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ या इस तरह के जो लिव इन रिलेशनशिप वाली माइनॉरिटीज़ का साथ नहीं देंगे तो वो बहुत बड़ा सेल्फ गोल करेंगे और वो खुद इस प्रक्रिया से खुद को बाहर कर देंगे। यूनिफॉर्मिटी नहीं है हर तरह, एक तो कम्युनिटी बेस्ड यूनिफॉर्मिटी नहीं है, स्टेट बेस्ड यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और जो सेंटर के लॉज हैं वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, वहाँ पे आपने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। तो मुझे ये जैसे मैंने कहा ना, टू कीप द पॉट बॉइलिंग वाली चीज़ लगती है। इसमें लॉ का इंटेंशन नहीं है, चीज़ों को पॉलिटिसाइज करके रखने वाला इंटेंशन है। राज्य है ना, रजिस्ट्रेशन भाई ऐसा तो नहीं है कि हम जाएंगे और मेरा अधिकार है कि वो रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन मतलब आप जो कर रहे हैं उसको मान्यता होगी कि नहीं, आपको हक होगा कि नहीं, ये सरकार वो सरकार तय करेगी। ये अधिकार हम राज्य को न दें। भाई हमारा ये होना चाहिए कि मेरे अधिकार को राज्य माने, इसके लिए हमको कानून चाहिए। कानून हमको राज्य द्वारा किसी भी कम्युनिटी को डांटने डपटने का थोड़ी मामला है हक अधिकार को राज्य बचाएं। साथियों सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद। ये दाग दाग उजाला जो हम सीरीज़ स्क्रॉल के साथ कर रहे हैं, इसके नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे भाजपा शासित जो प्रदेश हैं, एक एक करके वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के से जुड़े हुए कानून सामने ला रहे हैं, जो बहुत मतलब समाज में ना संसद में इसकी कोई भी विस्तृत बातचीत नहीं हुई है। और हम देख रहे हैं कॉमन सिविल कोड या पर्सनल लॉ जिसकी बात हम करते हैं, ये ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्सों से इसका जुड़ाव है। शादी से, तलाक से, और मृत्यु के बाद जो किसको क्या हक मिलेगा संपत्ति में, अडॉप्शन, ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं और इसको बहुत जल्दी बदला जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से। तो इसको हम सब की ज़िंदगी से ये सवाल बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए और इसके कोई मतलब अंतिम मेरे ख्याल में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसका सही ये जवाब है और गलत जवाब है ऐसा कहना कई चीज़ों में मुश्किल है, लेकिन सही सवाल पूछना भी बहुत ज़रूरी इस मुद्दे पे है, और यही हम आज अपनी बातचीत में कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो बहुत अहम चिंतक हैं और जो हमारे बीच में हैं। कविता कृष्णन, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग उनकी पहचान एक वामपंथी बहुत एक्टिविस्ट के तौर पे तो है ही। महिला हक के बारे में आपकी पहल है, लेखिका भी हैं, तो आपका स्वागत है कविता। और साथ में निज़ामुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं। निज़ाम मतलब कानून के विशेषज्ञ हैं, पढ़ाते थे काफ़ी हाल ही तक, आई थिंक पिछले दिसंबर तक
आप जिंदल लॉ स्कूल में पढ़ाते थे। अब आप स्वतंत्र तौर पे कोशिश कर रहे हैं, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था, मज़हब और हक इनके सवालों पे आपकी सही है। जी जी और लेखक भी हैं, शोधकर्ता भी हैं, तो आप दोनों का बहुत स्वागत है इस बातचीत में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि वर्तमान में क्या क्या स्थिति है कि ये जो जिन मामलों, जो फैमिली मैटर्स हैं, ये ज़्यादातर हम जिस मज़हब में अपने आप को मानते हैं, वो मज़हब के नियम हैं, और कुछ सीमाओं के अंदर सरकार, समाज उन मज़हबों के नियमों को इजाज़त देती है। तो मैं एक मज़हब में अगर मैं को मानता हूँ और दूसरे मज़हब को मानता हूँ, वर्तमान में ये स्थिति है कि ये कानून अलग अलग तरीके से हम पर लागू होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि अब ये फ़र्क मिट जाएंगे और एक ही कानून सब पे लागू होगा इन मामलों में। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो मेरा पहला सवाल आप दोनों से यही है कि संविधान जो लिखा गया था उसमें भी एक जगह पे जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, मतलब ये है कि ये बंधनकारी नहीं है, लेकिन संविधान कहती है कि कोशिश होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें हों। उनमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक जोड़ा गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लागू किया जाएगा, वो संविधान में नहीं बताया गया है। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं, जो प्रगतिशील या महिला हक को मानने वाले लोग ये मानते हैं या कहते आ रहे हैं कि क्योंकि हर मज़हब, और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, हर मज़हब किसी तरह से महिला हक, पूरी तरह से बराबर का हक महिलाओं को नहीं देती है। और एक और कैटेगरी भी है जिसको हम लोगों को जिसको याद करना इस वक्त में ज़रूरी है, जिसको हम सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ कहते हैं। लगभग सभी मज़हबों में आगे पीछे उनको बराबर के हक नहीं हैं। तो एक विचार ये है कि इसलिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जो महिला को बराबर के हक और ये LGBTQ जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी बराबर के हक दे पाए। क्या ये कंपल्सरी होगी, मतलब अब मैं अपने मज़हब का जो कानून है उसके पास मैं नहीं जा सकूंगी, या मुझे ये हक होगा कि मैं चुन सकती हूँ, जिसको वॉलंटरी या कंपल्सरी, ये भी एक सवाल है। और इस तरह से बहुत सारे और सवाल हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी राय में क्या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना भी चाहिए कि नहीं? और कविता, महिला हक के क्योंकि आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एक महिला समानता के नज़र से हम देखें तो क्या UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं? तो मुझे ये लगता है कि सबसे जो जिस सवाल को निजी मामलों में, जो आपने कहा फैमिली मैटर्स या निजी मामले, इनमें महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मुझे लगता है वो ये है कि कोई भी समुदाय, वो समुदाय धार्मिक हो सकती है, जातिगत हो सकती है, पूरा देश हो सकता है, कहे कि भाई हम समाज हैं, तो वो एक तरह से महिलाओं के अपने जो ऑटोनॉमी है, अपनी जो आज़ादी है, वो क्या नहीं कर सकती है, ये सारी चीज़ें रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो कानूनी हो, लेकिन कानून बेसिकली कुछ ऐसे बन जाते हैं या उनका इंटरप्रिटेशन ऐसे हो जाता है जिसका असर ये होता है, सामाजिक दबाव जो है वो महिलाओं के आज़ादी पर। तो मेरे लिए ज़रूरी ये है कि वो यूनिफॉर्म से मतलब ये हो जाता है भाई एक ही कानून हो,
ये मुझे कोई ज़रूरी नहीं लगता है। मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन उसको आपको इसमें देखना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे दायरे में। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटेरियन मोरालिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी बस समाज को लगा कि ये चीज़ अच्छी है, भाई आपने समाज को लगा, हिंदू समाज को, कि भाई इंटर कास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहेगी होनी चाहिए। एलजीबीटी क्यू राइट्स में ये जजमेंट आया ही है कि कोई हो सकता है बहुत ही छोटी आप माइनॉरिटी हो, सबको लगे गलत है, होनी चाहिए। और फिर ये जो अधिकार है ये हर कम्युनिटी में होनी चाहिए। इससे कोई कम्युनिटी अपने आप को एग्जेम्प्ट नहीं कर पाना चाहिए। आप अपने कानून को, अपने शादी के तरीके को, अपने इनहेरिटेंस के तरीके को रख सकते हैं, लेकिन किसी का जो इक्वल डिग्निटी है, इक्वल राइट्स है, उसको आप नहीं डिनाई कर सकते। बाकी चीज़ें देखिए स्पेसिफिक्स में है कि डिनाइल क्या होता है कि नहीं होता है, उसमें बहस की बहुत जगह है, लेकिन ये प्रिंसिपल आई थिंक फर्स्ट होना चाहिए। इसमें इसको आप कहिए यूनिफॉर्म भी नहीं पसंद है मुझे, एक दर्जे का सबको हक होना चाहिए जी। निज़ाम यही मैं एक बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट जो हमारे देश के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में बहुत अहम जगह रखती है, वो है जस्टिस AP शाह और जस्टिस मुरलीधर। जब उनके सामने ये सवाल उठाया गया कि क्या अगर दो मर्द आपस में लैंगिक रिश्ता रखना चाहते हैं, क्या ये इसको अपराध माना जाए और इसकी सज़ा हो, तो उन्होंने बहुत जो फैसला है बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है। सेक्युलर डेमोक्रेसी में हम सब को, हर नागरिक को ये हक है कि अपने चॉइस से आप फैसले ले सकते हैं, अपने नैतिक फैसले जो आपके मज़हब के मुताबिक हों या कोई और तरीके से आप तय करें। ये आज़ादी है, लेकिन इस कानून में कहा गया कि ये आज़ादी की सीमाएं हैं और वो है संविधान। तो मैं अपने व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों के हिसाब से फैसले लेने का हक रखता हूँ या रखती हूँ, लेकिन अगर मेरे जो व्यक्तिगत फैसले हैं या चॉइस है वो संवैधानिक जो नैतिकता है उसके खिलाफ जाएगा, तो संवैधानिक नैतिकता ऊपर रहेगी। उस विचार को देखते हुए क्या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक रास्ता नहीं है संवैधानिक जो नैतिकता है उसको एक जगह बनाने के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। असल में देखिए, एक तो जब आप संविधान में जब ये डिबेट हो रही है तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर का जो ओपिनियन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ वहाँ पे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो अपनी जगह है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जो ओपिनियन था वो ये था कि हम इसको फोर्स नहीं कर सकते, है ना, इसमें एक वॉलंटरी एलिमेंट होना चाहिए। तो जो और ये संविधान की नैतिकता जो आप कह रहे हैं, आप उसको इससे जोड़ सकते हैं कि हालांकि हमने लिख दिया है इसको कि एक स्टेट की पॉलिसी होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहा है और जो उसको ड्राफ्ट कर रहा है, जो उसको आगे ले जा रहा है, वो खुद इस बात को समझ रहा है कि ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, इसमें एक वॉलंटरीनेस होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए। अब ये जो चॉइस है ये दो लेवल पे है। एक तो जो आपने हाईलाइट किया, किसी भी इंसान की खुद की चॉइस, इंडिविजुअल चॉइस जिसको आप कहते हैं कि भाई मुझे किससे शादी करनी है, किसके साथ रहना है, किन कंडीशंस में रहना है, ठीक है, और किन कंडीशंस में अलग होना है, और उसके परिणाम क्या होंगे, तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस का मैटर है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। अब उसकी बाउंड्री जो है वो आप क्रिमिनल लॉ के थ्रू बना सकते हैं, और उस बाउंड्री को सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या कोई भी जो हायर कोर्ट्स हैं वो उसकी बाउंड्री को एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ होमोसेक्सुअलिटी को
क्राइम मानता था, अब जजमेंट आता है जो उसको एक्सपैंड करता है कि साहब ये क्राइम नहीं है। तो ये काम किया जा सकता है और ये इंडिविजुअल चॉइस है। दूसरी एलिमेंट जो है पर्सनल लॉ में, वो एलिमेंट है कम्युनिटी की चॉइस, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड लॉ है ना। ये चाहे रिलीजियस कम्युनिटी हो या फिर आप ये समझिए कि ऐसे समुदाय हों जो फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स हैं, उनके खुद के कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, तो ये कम्युनिटी की चॉइस भी होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कम्युनिटी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, उसमें ज़्यादा एलिमेंट है, उसमें ज़्यादा चीज़ है कि उसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना भी चाहें तो इसमें कम्युनिटी कंसल्टेशन जिसको कहा जाता है जी, वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी होगा। नहीं निज़ाम, मैं सहमत हूँ, लेकिन आई गेट वरीड जब आप कहें, मान लीजिए कि कम्युनिटी कहती है कि दो जातियों के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए, या दो मर्दों के या दो औरतों के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए, ये मोस्ट कम्युनिटीज़ ये कहती है। लेकिन हम ज़रूर, आप भी मानेंगे कि जिसका ये चॉइस है कि वो इन कम्युनिटी के दायरों के बाहर अपना जीवन साथी या सेक्सुअल पार्टनर खोजना चाहें, उनका हक सुरक्षित होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि कम्युनिटी के हक और कम्युनिटी का विचार क्या है वो मोस्टली मर्द तय करते हैं। और वो भी तो उसमें महिला के हक या सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के हक बिल्कुल खतरे में होते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। नहीं, आई मीन आप दोनों क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा, आपका जो सवाल है उसको मैं थोड़ा, मेरे दिमाग में वो उसका फ्रेमिंग थोड़ा अलग है। क्योंकि पहला तो ये कि मैं इसको सिर्फ पुरुष और महिला का नहीं मानती। मेरे अनुभव में महिलाएं भी जब कोई मेजॉरिटी होती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो महिलाओं की आज़ादी को समझ के काम करें। महिलावादी होंगे जब महिला, वहाँ पर भी, और पुरुष भी महिलावादी हो सकते वहाँ हैं। पे सामाजिक नैतिकता जो है उसमें और संवैधानिक नैतिकता, तो उसका फ़र्क क्या है? सामाजिक नैतिकता मतलब हमने कह दिया भाई हमारे समाज में लोग इसको गलत मानते हैं, तुमने कैसे किया? ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, सगोत्र शादी हो सकती है, कपड़े क्या पहने हो ये हो सकती है, लिव इन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कि जो फ्रीडम्स हैं और जो राइट्स हैं वो पॉजिटिव राइट्स हैं एक तरह से, जिसके ऊपर न समाज न राज्य एक ये कर सकता है। वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी राइट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ मेरा कहना है कि इट्स नॉट ओनली इंडिविजुअल राइट्स, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी के भीतर जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर भी तो सवाल है। क्योंकि सवाल शायद ये नहीं, जब हम चॉइस कहते हैं तो अगर वो कम्युनिटी जो है वो चॉइस करने का अधिकार कर दें अधिकारों के मामले में, आई थिंक वो एक सटल डिफरेंस है। तो वहाँ उसके भीतर जो माइनॉरिटी से, एक सिंपल एग्जांपल मैं ले लूँ कि सपोज़ करिए कि समलैंगिकता के बारे में, समलैंगिक अगर कोई लोग हैं, कपल हैं, मैंने ऐसे बहुत ही यंग बच्चों का देखा है जो समलैंगिक हैं या ट्रांसजेंडर हैं, उनका मैं क्लोज डोर हियरिंग देखी हूँ, हर समाज के रहे हैं। जैसे ही, अच्छा मतलब जब आप इस पे बात करने जाते हैं घर से निकाल दिया जाता है, बहुत कुछ होता है, हिंसा का, और सबसे बड़ी चीज़ कि उनका जो फेथ का राइट है, तो उसमें कोई चाहती है कि मैं अभी भी अपने आप को मुस्लिम मानती हूँ या हिंदू मानती हूँ और मैं उस समाज का हिस्सा होना चाहती हूँ, मैं नहीं कटना चाहती उस समाज से, लेकिन वो समाज मुझसे कह देता है कि अब तुमको हमने निकाल दिया, तुमको करना है ना ये सब, तो यू कांट डू इट वाइल बीइंग अ मुस्लिम और वाइल बीइंग अ क्रिश्चियन और वाइल बीइंग अ हिंदू। तो देन द राइट्स ऑफ दैट माइनॉरिटी, उस माइनॉरिटी के भीतर के माइनॉरिटी का जो फेथ राइट्स है वो कैसे होगा, ये भी एक सवाल है। जी, आप जो आपने सवाल किया इसमें दो चीज़ें निकलती हैं। देखिए, एक तो ये है कि जब आप चॉइस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल, अगर आप इसको लॉ के सेंस में देखें तो जब दो लोग शादी करना चाहते हैं तो उनके पास फ्रीडम है कि वो कौन से लॉ के अंडर में शादी करना चाहते हैं। अगर वो मुस्लिम लॉ या हिंदू लॉ में शादी करना चाहते हैं तो वो एक कम्युनिटी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, उसको यूज़ करके वो शादी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि
हिंदू हैं दोनों और वो हिंदू लॉ के अंडर में शादी नहीं करना चाहते, ये तो वो सेक्युलर लॉ भी है आपके पास। एक हिंदू है, एक मुसलमान है, शादी करना चाहते हैं, कम्युनिटी लॉ नहीं अलाउ करता है, आपके पास सेक्युलर लॉ है जो उसको अलाउ करता है। तो ये एक चॉइस जो है ये आपके पास ऑलरेडी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई फ्रेमिंग या इम्पोजिशन की ज़रूरत है। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ। जी। कुछ चीज़ों में मेरा चॉइस आज है, जी। लेकिन कुछ मैं एक महिला हूँ, मेरा डिवोर्स होता है, या एक घर में लड़की हूँ, या विधवा हूँ, जी। तो कई चीज़ों में मुझे बराबर के हक मिलने का कोई रास्ता ही नहीं है। जी। तो उस स्थिति में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत, इवन मतलब वॉलंटरी एक्सेस की बात कि मेरे पे थोपा नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं पीड़ित हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे मेरी शादी मजहबी तौर पे मैं अलग होना चाहती हूँ और मुझे ये हक मिल रहे हैं, लेकिन सेक्युलर लॉ एक होना चाहिए जो मुझे बराबरी के हक दे, जो शायद मेरी मजहबी लॉ नहीं देती है। उस तरह का एक्सेस, वॉलंटरी एक्सेस टू यूनिफॉर्म कोड, उसमें क्या तकलीफ आपको लगता है? देखिए, इसमें दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, दो केसेस के। एक तो केस जो ज़्यादातर सेलिब्रेट किया गया, शबनम हाशमी का केस, शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो अडॉप्शन से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट केस है, जिसमें सवाल ये था कि उन्होंने जिस बच्ची को अडॉप्ट किया था, क्या वो उसको अपनी बच्ची कह सकती हैं या नहीं। या एक्चुअली उनके हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनको गवर्नमेंट ने जो बच्चों को हक देते वो नहीं दे रही थी। शबनम को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा नाम मुसलमान है या उनके पिता का नाम मुसलमान है, क्यों उनको वो हक नहीं मिलने चाहिए जो हमारा जो बायोलॉजिकल बच्चा है। तो उन्होंने बहुत ज़रूरी सवाल उठाया था। ज़रूरी सवाल है। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप एडॉप्शन कर सकते हैं और एडॉप्शन आप सेक्युलर लॉ में कर सकते हैं, तो विच आई थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे पास दोनों चॉइस है, अपने रिलीजन बेस्ड या फेथ बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड लॉ की, दूसरी पर्सनल चॉइस सेक्युलर लॉ की। एक एग्जांपल तो ये है जहाँ पे कोर्ट्स अलाउ करते हैं और आप कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा सेलिब्रेटेड केस शाहबानो का। शाहबानो, मैं शाहबानो पे ही आ रहा था कि शाहबानो में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने जो हाईलाइट किया कि भाई उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, क्या उनको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए, ठीक है, और वो उनका हक है। वो और मजहबी कानून में अगर उसके लिए जगह नहीं हो तो सेक्युलर कानून में होना चाहिए। शाहबानो कंट्रोवर्शियल इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो है वो, आप जो सेक्युलर लॉ को यूज करके दे सकते थे, वो आपने रिलीजियस लॉ को यूज करके दिया, है ना। आपने रिलीजियस लॉ को इंटरप्रेट करके वहां चीजें निकाल दी, तो वो वहां पे कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं ऑलरेडी। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके पास चॉइस है या नहीं है, जैसे आपने जो हाईलाइट किया, क्वेश्चन एक्सेस करने की है, क्या उस चॉइस को आप एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, है ना। जैसे आप माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी की आप बात कर रहे हैं। नहीं, पर आप कह रहे हैं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आपको हक है एक्सेस करने का या आपको शक्ति है, सामाजिक शक्ति है? मैं शक्ति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी की बात करते हैं तो हक आपके पास है, लेकिन क्या आपकी कम्युनिटी में वो चीज़ अलाउड है या आपके लोग क्या उस चीज़ को अलाउ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर यहाँ पे गैप है भी तो बहुत हद तक जो है वो कोर्ट्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं स्पेस, है ना, बहुत हद तक इंडिविजुअल केसेस में। एक और चीज़ जो आपने हाईलाइट की थी, और वो ये थी जो आपने भी कहीं पे हाईलाइट की कि जो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी वाला मामला है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मुस्लिम पर्सनल लॉ लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो डोमिनेंट इंटरप्रिटेशन है वो हनफी लॉ की है ना, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्कूल ऑफ थॉट है, वहाँ और स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की अपने आप में ये प्रॉब्लम है कि एक ही इंटरप्रिटेशन उसका डोमिनेट करता है ना, लेकिन उसमें और इंटरप्रिटेशंस आने चाहिए।
एंड दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी, जी है ना। तो वो एलिमेंट भी मुझे ऐसा लगता है कि उस लेवल पे भी डिबेट होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से वो हुई भी है पहले, कुछ टाइम पहले हुई भी है, जहाँ एक स्कूल ऑफ थॉट से दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने आइडिया लिया था। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे फुरकान अहमद साहब, उन्होंने इस पे लिखा भी था कि उलेमा ने एक स्कूल ऑफ थॉट से दूसरे स्कूल में लिया था। सो आई थिंक वो एक इशू भी है अपने आप में, और वो कम्युनिटी बेस्ड इशू है। और हिंदू धर्म में तो और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो आप किस पर्सनल लॉ की बात कर देंगे वो भी सवाल है। लेकिन फिर भी मैं मुझे लग रहा है कि आप भी असहमत नहीं हैं कि एक कम से कम एक वॉलंटरी एक्सेस टू अ यूनिफॉर्म सेक्युलर लॉ भी होना चाहिए। मतलब कम से कम इस पे क्या हम लोग तीनों सहमत हैं कि मैं एक महिला हूँ या एक सेक्सुअल माइनॉरिटी हूँ या एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ या जो भी स्थिति है, मैं एक मज़हबी लॉ है और एक सेक्युलर लॉ भी है या होना चाहिए। मुझे कोर्ट के बहुत मुश्किल प्रक्रियाओं से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़े, मेरे सामने ये दो विकल्प हों, और मैं मुझे लगता है कि मेरे हक ज़्यादा सुरक्षित इसमें हैं या इसमें हैं, और मैं चयन करने का हक रखती हूँ। तो क्या इससे हम लोग तीनों सहमत हैं कि नहीं? नहीं, मैं बोलूं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे मामलों में जो एग्जाम्पल्स आपने दिए उसमें कई सारे मामलों में दिस वर्क्स, ये हो सकता है। लेकिन आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर ये दोनों दायरे अलग अलग नहीं होते। जब आपको जो हक चाहिए वो आपको उस कम्युनिटी के से चाहिए। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, शबरीमला केस, ठीक है। ये शबरीमला केस में दो माने हिंदू महिला है, ठीक। वो शबरीमला टेम्पल में कोई कस्टमरी ये है कि आप नहीं घुस सकते अगर आप एडल्ट हैं, मतलब पोस्ट प्यूबर्टी है। तो इन महिलाओं को लगा कि उसकी पूरी रीजनिंग ही बहुत गलत है, तो वो कोर्ट में गई और वो जीत गई कि आप मंदिर में घुस सकते हो। अब मंदिर तो सेक्युलर इंस्टीट्यूशन नहीं है, मंदिर तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। तो वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसका अधिकार, एक मिनट के लिए, वो तो खैर मेजॉरिटी कम्युनिटी है, लेकिन आप समझ लीजिए कि धर्म का अधिकार और उसके भीतर जो महिला है उसका अधिकार, ये जब आमने सामने आ जाए तो सवाल मेंटेनेंस का नहीं है ना, जहाँ पे चलो मुझे मेंटेनेंस मिल सकता है सेक्युलर लॉ में, वहाँ से मैं ले लूँ, मुझे मेंटेनेंस से मतलब है, वो नहीं है। तो जैसे मैं सोच रही हूँ एग्जाम्पल का, इंडिया में मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन मानो कैथलिक चर्च, तो कैथलिक चर्च का भाई ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है कि हम गे रिलेशनशिप्स को गलत मानते हैं। अब उसमें हल्का सा चेंज किया है कि भाई हमको शादी के बाहर के लिए, शादी के बाहर के नहीं, माने गे रिलेशनशिप्स इन जनरल, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, सॉरी, हाँ, होमोसेक्सुअल रिलेशन समझेंगे। तो लेकिन ऐसे चर्चेस लोगों ने शुरू किए हैं विदेश में, मेरी जानकारी में एक दो मॉस्क्स भी, जहाँ पे वो कहते हैं कि आप आकर के आप यू कैन बी अ कैथलिक, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, हाँ, इस चर्च में आप भी वेलकम हैं, या इस मॉस्क में आप भी वेलकम हैं, या इस जो भी कम्युनिटी माने टेम्पल में आप भी वेलकम हैं, और अपनी आइडेंटिटी के साथ वेलकम है। यहाँ पर आपसे नहीं कहा जाएगा कि आप आए हैं तो आपने कोई पाप किया है या जो भी है। साउथ अफ्रीका में एक मतलब होमोसेक्सुअल इमाम, हाँ, ने ये पूरी लड़ाई लड़ी और कुछ दिन पहले उनकी हत्या हुई। हाँ, तो ये, लेकिन मतलब ये लग सकता है कि ये सवाल मतलब इंडिया में कहाँ क्या चल रहा है और आप क्या ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ इस पे बात करें, हम करंट जो आ रहा है ड्राफ्ट, इस पे नहीं बात करें, ठीक है। एक आइडियल सिचुएशन में अगर हम बात करें सैद्धांतिक तौर पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आएगा आपका प्रॉब्लम कि क्या कोई कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा जो कहेगा कि कम्युनिटी का राइट्स ये है और ये नहीं है। क्योंकि मानो इस कम्युनिटी के माइनॉरिटीज़ अगर कहें कि हमारा कम्युनिटी में रह करके अपना जीवन जीने का अधिकार है, इसका क्या होगा? या मानो हमने कम्युनिटी से बाहर शादी की, लेकिन मेंटेनेंस के माने इनहेरिटेंस के मामले में मुझे कम्युनिटी का राइट मिलेगा या कुछ और मिलेगा? ये दीज आर द ट्रिकी क्वेश्चंस। तो निज़ाम साहब, मतलब
जो सवाल कविता उठा रहे हैं उसमें मैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना चाहता हूँ। जी एक तो जो आई थिंक कविता की बातों में से ये सवाल है कि कम्युनिटी का जो पर्सपेक्टिव है, जो रिलीजन का जो पर्सपेक्टिव है, वो कौन तय करेगा। जी जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, आरएसएस एक तरह से सेल्फ अपॉइंटेड, उन्होंने खुद को अपॉइंट किया है कि हम तय करेंगे कि हिंदू धर्म क्या कहता है। ये बेहद कॉम्प्लिकेटेड, और मैं अगर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हिंदू धर्म को बहुत मतलब मानते हैं, और वो कहते हैं मेरी राय है कि मुझे हिंदू धर्म को हिंदुत्व से बचाना है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है कि मतलब आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी का व्यू भी सुरक्षित होना चाहिए एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में, लेकिन कम्युनिटी का व्यू क्या है, कौन तय करेगा उसका, ये एक सवाल है। मैं एक तो और कॉम्प्लिकेट करना चाहता हूँ। हमारे संविधान में संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी 10 लोगों की थी, उसमें 2 महिलाएं थी। आई विश 5 महिलाएं होती, पर 2 महिलाएं थी, राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता। तो बताया जाता है कि जब फंडामेंटल राइट्स पे बातचीत हो रही थी, ये 2 महिलाओं ने कहा कि एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए अपने शौहर को चुनने का हक, एज अ फंडामेंटल राइट। एंड आई रियली फील, जब मैं पढ़ता हूँ आज, जब ऑनर किलिंग और ये सब, और ज़्यादातर पुरुष जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे वो उससे सहमत नहीं हुए। तो एक बार फिर वापस मैं जा रहा हूँ, कम्युनिटी व्यू एंड इंडिविजुअल व्यू। मेरा चॉइस कम्युनिटी मज़हब सबसे बिल्कुल अलग है जी। उसको भी, उस चॉइस को करने का मेरा हक बचाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि एक किस्म का वॉलंटरी सेक्युलर कोड मेरे इंडिविजुअल हक, खास करके जहाँ मैं समाज से अलग अपना आवाज़ उठाना चाहती हूँ, और उस स्थिति में जहाँ समाज को टेक ओवर कर दिया गया है बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट, एंटी वुमेन काइंड्स ऑफ ग्रुप्स, उस स्थिति में क्या एक वॉलंटरी सेक्युलर लॉ होना चाहिए। इसमें एक्चुअली ये 3 चीज़ें हो गई। इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल, तो आप वक्त लीजिएगा, पर इसमें जी 3 चीज़ें हो गई। पहली बात तो जो आपने पिछले उसमें कहा था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी पे बातचीत हो रही है। इसी पे बातचीत हो रही है। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि जहां आप कम्युनिटी के अलावा कोई चीज़ को करते हैं, एक कम्युनिटी बेस्ड लॉ के अलावा जब आप कोई बात करते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में बेस्ड होती हैं, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं वो, और बहुत सारे लॉज आपके पास ऑलरेडी हैं जो उसको सिक्योर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। यू हैव स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप अपनी संपत्ति को कैसे देना चाहते हैं आप वो विल कर सकते हैं, लेकिन आपका मतलब इनहेरिटेड संपत्ति को आप नहीं कर सकते। हाँ नहीं, उसमें भी आप जो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहाँ एक एलिमेंट है रेस्ट्रिक्शन का, तो आई विल कम टू दैट। तो वो एक एलिमेंट है जहाँ पे आप थ्रू कॉन्ट्रैक्ट या थ्रू इन जिसको कहते हैं इंगेजमेंट या कन्वर्सेशन, बातचीत करके आप चीज़ों को कर सकते हैं। मैरिज कैसे करना है, डिवोर्स कैसे करना है, अडॉप्ट करना है, गिफ्ट लेना है, देना है, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, दैट्स वन थिंग। जो दूसरी चीज़ जो आपने उठाई, वो विच इज़ कंटिन्यूइंग, जो हमारी डिबेट चल रही है, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी वाला एलिमेंट जो है, कि अगर वो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है तो उसके राइट्स कैसे सिक्योर किए जाएं, ये डिबेट है। और इंडिविजुअल विद इन द माइनॉरिटी विद इन द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी विद इन एनी फेथ, माइनॉरिटी विद इन एनी फेथ और इंडिविजुअल विद इन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी, इनके कैसे सिक्योर किया जाए। देखिए, इसमें 2 तरीके से मैं इसको देखता हूँ। अगर आप इसको सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के सेंस में देखें, तो आप इसको पॉलिटिक्स के एंगल से अगर देखें, तो हर इंसान के पास आज़ादी होनी चाहिए उसको क्या चूज़ करना है। लिबरलिज्म इसी को कहते हैं, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है ना। तो पॉलिटिकल सेंस में ये पॉसिबल है, आप इसको एटलीस्ट कह सकते हैं कि ये है मेरा अधिकार है, मैं चूज़ करूं, ठीक है। जो डिबेट करने की और डिस्कस करने की चीज़ विद इन कम्युनिटी ऑल्सो,
जो कम्युनिटी के अंदर की डिस्कशन होना चाहिए और कम्युनिटी का स्टेट के साथ जो डिस्कशन होना चाहिए, जो बहुत फ्रेजाइल हो गया है आज के टाइम में, वो इस बात पे होना चाहिए कि हम लॉ को समझेंगे कैसे। क्योंकि अगर अलग अलग तरह की चीजें होती हैं तो लॉ की अंडरस्टैंडिंग डाइल्यूट हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता लॉ क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल जो आप बात कर रहे हैं, कौन रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटी को, तो अब अगर आप कौन रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटी को, ये क्वेश्चन आगे जाके लॉ की अंडरस्टैंडिंग को भी इंपैक्ट करता है कि लॉ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लॉ क्या होगा, हिंदू लॉ क्या होगा, वो उसको भी इंपैक्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। माइनॉरिटीज के अंदर जो माइनॉरिटी की कन्वर्सेशन है, या माइनॉरिटीज की स्टेट के साथ जो कन्वर्सेशन है, या इंडिविजुअल का जो चॉइस है माइनॉरिटी में, उसको ये आज़ादी हो कि वो बात करे, इन चीज़ों को इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, द एग्जाम्पल इज कि अगर आप ये कहें कि साहब शादी जो है वो एक मर्द और एक औरत के बीच में होती है अंडर मुस्लिम लॉ, लेट्स अज्यूम, या अंडर हिंदू लॉ या अंडर क्रिश्चियन लॉ, मोस्ट लॉ में शादी जो है वो मर्द और औरत के बीच में होती है, ठीक है। आप ये कहते हैं कि शादी जो है वो दो औरतों या दो मर्दों के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि मैं इस अंडरस्टैंडिंग को हिंदू लॉ में लोकेट करूं, ठीक है, कि मैं इसको चाहता हूं कि मैं एज ए हिंदू इसको चूज करूं, ठीक है, या एज ए क्रिश्चियन इसको चूज करूं। तो अब जो एक क्वेश्चन होता है वो ये है कि हिंदू लॉ क्या है जी, और कौन तय करेगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मोर देन द पॉलिटिक्स कि कौन चूज कर रहा है कौन नहीं चूज कर रहा है, इट इज मोर लॉ का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिस पे आपको कभी पनिशमेंट मिल रही है, कभी अधिकार मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो वो कन्वर्सेशन होना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि लॉ क्या है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो क्वेश्चन है कि भाई हु रिप्रेजेंट्स द कम्युनिटी, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कौन करता है, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। मेरा मानना है इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में सबके पास आज़ादी होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, ठीक है। तो एक ग्रुप कहता है कि मैं रिप्रेजेंट करता हूं, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि आप उससे कन्वर्सेशन करें, ठीक है। आप लोग आपस में बातें करें और आपस में बात करके आप चीज़ों को हल करने की कोशिश करें। निज़ाम आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप वो हक छीन रहा है कि मैं पूरे समाज की ओर से मैं बोलूँगा और मेरी बात इंटरप्रिटेशन सही मानी जाए, उसको तो रोकना ज़रूरी है। नहीं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पे स्टेट का पैटर्नेज है। हाँ बिल्कुल, स्टेट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए वो अपनी बात कह पा रहा है और कोई और बात नहीं कह पा रहा है। तो इसमें ये सवाल कम्युनिटी का सवाल नहीं है कि उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, स्टेट का सवाल। ये सवाल कम्युनिटी वर्सेस स्टेट का सवाल है कि स्टेट क्या सबसे एंगेज होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। स्टेट अगर 5 लोगों में से किसी एक ही से एंगेज होना चाहता है तो वो एक्चुअली दैट इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इस वक्त हो रही है। नहीं तो मैं घूम फिर के सोच रहा हूँ कि किसी तरह का मैं इसको यूनिफॉर्म लॉ नहीं कह रहा हूँ, सेक्युलर लॉ होना चाहिए इन सारे मुद्दों पे। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, ट्रिपल तलाक का भी लॉ पास हुआ पहली बार। मतलब मान लीजिए कि अपने पत्नी को छोड़ देना, हम समाज या सरकार पार्लियामेंट कहती है कि ये अपराध माना जाना चाहिए, फिर ये सभी समाजों में माना जाना चाहिए। आज जो विचित्र स्थिति ये है कि मैं एक मुसलमान आदमी हूँ, मैं ट्रिपल तलाक बोल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फिर भी शादी कायम है पहले, उसके बाद भी मुझे एक क्रिमिनल के तौर पे जेल में डाला जाएगा। मैं हिंदू हूँ और मैं अपने पत्नी को एक बार तलाक बोलूँ, 3 बार, 100 बार या ना बोलूँ और छोड़ दूँ, वो अपराध नहीं है। तो इसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो क्या हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए? मतलब ऐसा कानून हम बनाएं। अगर हम कह रहे हैं कि
पत्नी को छोड़ना और कोई मेंटेनेंस देना अपराध है, तो सबके लिए अपराध होना चाहिए। नहीं, अपराध नहीं, मेरा मानना है यहाँ पे ही दिक्कत नहीं, आ जाएगी। अपराध अगर हम मानते हैं कि होना चाहिए नहीं, तो सबके लिए होना चाहिए। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि इसमें अगर हम हक के जगह से देखें, ठीक है, तो पहले तो ये कि जो शादी ब्याह के मामले हैं उसमें बिल्कुल कोर्जन और वायलेंस के अलावा बाकी चीज़ें सिविल लॉ में आती हैं, वो क्रिमिनल लॉ में नहीं आती हैं। तो अगर आपको जैसे समझ लीजिए एडल्टरी, किसी का शादी दो लोगों में है और किसी का दूसरे किसी के साथ रिश्ता है, ठीक है, तो उसमें माने बदला भी है भी कानून कि उसमें आप किसी को क्रिमिनलाइज मत करिए, ये डिवोर्स के लिए ग्राउंड्स है, आप अलग हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें जिसने किया है एडल्टरी उसके कुछ जिम्मेदारियां होंगी भाई उसके आधार पे, लेकिन ये नहीं, ये जो है क्रिमिनल लिस्ट में नहीं आता। तो मेरा मानना है दो चीज़ें ट्रिपल तलाक कानून के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इतना ही है जो आपने कहा कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक की जगह है, अच्छी चीज़ है वो, उसमें तलाक के तरीके क्या होंगे, उसमें एक तरीका इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, एक ही बारी में 3 बार कह दिया एक तरफा, वो नहीं होना चाहिए। और अगर वो किया किसी ने तो वो जायज़ नहीं है, वो तलाक नहीं है, इतना कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब बचा कि भाई अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई मौलवी हैं, कुछ हैं जिन्होंने कहा मैंने इसको मान लिया, तो उनकी तरफ से गलती ज़रूर है, लेकिन उस आदमी को आप जेल कर रहे हैं, इसके लिए अलग कानून बनाया गया। तो ये यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं है। आपने तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है देश में, आपने इसमें मुस्लिम स्पेसिफिक क्रिमिनल कोड अलग से जोड़ दिया, जो कि हिंदू पुरुष जो है वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे, डेजर्शन है, डेजर्ट कर दिया आपने, तो जरूर उसके जिम्मेदारियां हैं भाई वो डेजर्ट ना करें, वो मेंटेनेंस दे, बच्चों को संभालें, जो भी करें, लेकिन आप जेल में नहीं डाल सकते उनको, ठीक है। प्रधानमंत्री खुद ही हैं भाई, वो ना ही रहते, ठीक है, उनका निजी मामला है, नहीं रह रहे हैं तो इसमें, लेकिन आप जेल में नहीं डाल सकते किसी को। तो ये फ़र्क बहुत ख़तरनाक फ़र्क है। और मैं मानती हूँ कि ये मेरा आर्ग्यूमेंट, एक नारीवादी होते हुए मैं नहीं आर्ग्यू करूँगी कि सबको क्रिमिनलाइज किया जाए और किसी ने ऐसा किया तो उनको जेल डाला जाए। मेरा मानना है कि जितना स्टेट का कम इसमें प्यूनिटिव ये हो, जेल में डालने की शक्ति जो है थोड़ा कम रखें, वो बेहतर है। और इसमें ये ना माना जाए कि तलाक है और सबके लिए हो, इसमें अलग से क्रिमिनल ये मत जोड़ें। मेरा आर्ग्यूमेंट अलग था, मैं भी 100% आपसे सहमत हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने एक के लिए क्रिमिनलाइज किया, बाकियों के लिए नहीं किया। तो निज़ाम, मैं बहुत सारी चीज़ें हम लोग ये लंबी बातचीत चला सकते हैं। मैं कह रहा था कि एक विकल्प ये था कि हर कम्युनिटी बैठ के रिफॉर्म करे और उनके साथ बातचीत, और बातचीत माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के साथ भी हो, ताकि ये रिफॉर्म हो। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते जाए बिना अगर हम इस पे जाते कि हर कम्युनिटी के अंदर एक प्रोसेस जिसमें सरकार की भी का भी हस्तक्षेप हो, लेकिन दबदबा ना हो, एक रिफॉर्म प्रोसेस, क्या वो बेहतर रास्ता होता? देखिए, जैसे मैं इसको आंसर करूंगा, आप जो ट्रिपल तलाक लॉ आपने कहा, ये ट्रिपल तलाक लॉ में प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम तो आपने हाईलाइट की, उसमें क्रिमिनल डाल दिया। उसका दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम स्कॉलर्स जो उलेमा हैं, उनका एक बहुत बड़ा तबका ट्रिपल तलाक को इनवैलिड मानता है, ठीक है। बहुत आसान तरीका था आपके पास कि गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम बॉडीज़ से या कम्युनिटी बॉडीज़ से इंगेज करती, बात करती, ये कहती कि साहब देखिए ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं, ठीक है। और वो बॉडीज़ आपस में बातें करती और वो वही रिजल्ट निकालती जो कोर्ट ने निकाला है, सॉरी, जो पार्लियामेंट से आया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जो कम्युनिटी नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि ज़्यादातर उलेमा जो हैं वो इस चीज़ को एक्चुअली डिबेट करते हैं, ठीक है, कि और ये स्कॉलरली डिबेट जिसको आप कहते हैं, एकेडमिक डिबेट है कि साहब इसमें हम क्या सोल्यूशन निकालें। तो ये बहुत आसान था। तो कमिंग बैक टू आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि क्या स्टेट को लॉ बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि
देखिए लॉ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लॉ जब भी बनाएंगे आप, लॉ के साथ अथॉरिटी आती है और लॉ के साथ फोर्स आता है। आप जैसे ही लॉ को बनाएंगे आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा, आपको उसको चलाना पड़ेगा, उसको जो वायलेट करता है उसको सजा देनी पड़ेगी, ठीक है। वो अपने आप में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता है। इस तरीके के इश्यूज जो हैं वो कम्युनिटी बेस्ड इश्यूज हैं और आपको इंगेज करना पड़ेगा लोगों से। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि कम्युनिटी बेस्ड इंगेजमेंट कैसे होना चाहिए, देखिए मेरा पर्सनली मानना ये है कि कम्युनिटी बेस्ड इंगेजमेंट जो है वो स्टेट की तरफ से शुरू होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स तो अपने आप को कहते ही हैं कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेट को इंगेज करना चाहिए ना। अब स्टेट को किससे बात करनी चाहिए? स्टेट को उन सब लोगों से बात करनी चाहिए जिनकी बात इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन आपने ले लिया। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के पीछे बहुत सारी महिलाएं हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं। आप बिना उनसे बात किए काम नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। बेबाक कलेक्टिव है, आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो वो अपने आप को ग्रास रूट मूवमेंट से कनेक्ट करता है ना। वो उसके जो मेंबर हैं वो अलग अलग मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं, तो ये ग्रास रूट मूवमेंट है, ठीक है। आपको उनसे एंगेज होना पड़ेगा। आपको पर्सनल लॉ में के थ्रू और जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बड़े बड़े मदारिस हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं साहब देवबंद है, आपको एंगेज करना पड़ेगा, है ना। और नदवा है या और इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसलिए आपको एंगेज करना पड़ेगा क्योंकि उनकी एक से है, उनकी एक से उस चीज में है। मैं आपको बस एक एग्जांपल देता हूं एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि एक आई थिंक 19 या 20 में पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई प्रोग्राम था, मैंने अटेंड किया, उसमें उन्होंने फोटो खींचा। दैट्स वेरी नॉर्मल। मैं उस वक्त जिंदल यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर नहीं था, एज अ प्रोफेसर नहीं था, मैं पीएचडी कर रहा था, मैंने पीएचडी वहीं से किया। और मैं वहाँ जुमे में नमाज पढ़ने जाता था, 5-6 किलोमीटर दूर थी मस्जिद, वहाँ जाता था मैं। तो वहाँ की जो नमाज पढ़ाने वाले जो इमाम साहब थे उनसे मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। कुछ दिन के बाद वो फोटो वो मुझे भेजते हैं, अच्छा, है ना, कि निज़ाम भाई मुबारक हो। एंड आई आस्क हिम कि ये फोटो आपको कहाँ से मिली? ही सेड हमको मिली। आई अंडरस्टूड कि क्या रीच है, ठीक है। मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम में गया या अटेंड किया या बात किया, वहाँ एक फ़ोटो खींचा। यहाँ सोनीपत में एक बहुत छोटी सी मस्जिद है, ठीक है, उसके इमाम के पास वो फ़ोटो पहुँच रही है, ठीक है। तो ये आपको इंगेज होना पड़ेगा, तभी आप कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे, अदरवाइज आप गेन नहीं कर पाएंगे। यू विल हैव टू, और इसमें आप जो है वो सेलेक्टिव एंगेजमेंट पॉसिबल नहीं है कि आप सेलेक्टिवली इंगेज करें। आपको हर उन लोगों से इंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिन इश्यूज से डील करना चाहते हैं उन्हीं इश्यूज से वो भी डील करना चाहते हैं। जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड को खुद आज की डेट में इस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा कि निकाहनामा होना चाहिए, मॉडल निकाहनामा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसी इशू जो उनको खुद डिबेट करना पड़ेगा। आई थिंक इंगेजमेंट इज द सी। देखिए, आई फील हम लोग बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपने दो मतलब परेशानियां इसमें मुझे लगता है कि अगर हम सरकार किससे डील करेगी उस धार्मिक समूह में, वो उसमें जो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी से वो बहुत कम डील कर पाएगी। महिला आंदोलन, भारतीय महिला आंदोलन बना है तो एक उसका अब कोई आवाज़ भी है, लेकिन ये डाउट, ये एक डर है कि अगर हम कहते हैं सरकार को लीड देनी चाहिए, वो उनको देखेंगे जो राजनीतिक रूप से प्रभावी हैं, जो वोट्स को प्रभावित कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो कहीं एक और प्रक्रिया जहाँ सचमुच जो अंतिम व्यक्ति उस समाज के अंदर है वहाँ से बातचीत कैसे हो वो। और दूसरा है कि
कि हम अपना जवाब धर्म के किताबों के अंदर ढूंढने की कोशिश करें, तो उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, कौन उसको सही समझ पाएगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन अलग अलग हैं। तो इस सब के बीच में मुझे लगता है कि वो एक प्रक्रिया चलनी चाहिए, लेकिन एक सेक्युलर लॉ भी होनी चाहिए। उससे क्या हम लोग सहमत हैं कि नहीं, मैं फिर से वहाँ पहुँच रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ऑलरेडी हैं, मुझे लगता है। जहाँ नहीं हो तो जहाँ नहीं हो, आप मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। जब स्टेट किसी तरीके का कोडिफिकेशन करता है, जैसे इंडिया में कोडिफिकेशन की बात 1947-48 में हो रही है और उत्तराखंड में अब हो रहा है कोडिफाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये डिबेट अराउंड 1920s या 30s में, इनफैक्ट 1940s तक वो मिडिल ईस्ट में चली कि लॉज को कैसे हम डील करें, और वहाँ भी कोडिफिकेशन की बात हुई। जैसे बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इजिप्ट में। इजिप्ट जो है फ्रेंच कॉलोनी था, और जब वो डीकोलोनाइज हुआ, जब वहाँ से निकले फ्रांसीसी, जब वहाँ से निकले, तो अब ये सवाल था कि भाई, क्योंकि लीगल सिस्टम तो काफ़ी हद तक चेंज हो गया, एक इस्लामिक सिस्टम था और एक फ्रेंच सिस्टम था, तो बहुत हद तक चीज़ें चेंज हुई, हाइब्रिड बन गया वो। तो अब सवाल ये हुआ कि भाई हम इसको कैसे सॉल्यूशन क्या निकाला। तो उन्होंने किस चीज़ को दिया, वहाँ पे एक साहब, एक स्कॉलर थे अब्दुल रज़ाक अल सनहुरी, ही टुक द लीड, और उन्होंने कंपैरेटिव मेथड को यूज़ किया, जहाँ पे फ्रेंच लॉ और इस्लामिक लॉ वो दोनों के माहिर थे, तो उन्होंने दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश की। ठीक है ना, ये अपना क्रिटिसिज्म है कि भाई वो कर पाए या नहीं कर पाए, या कितने सक्सेसफुल थे, ये अपने आप में एक क्रिटिसिज्म है। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने लिखा भी है कि सही तरीके से नहीं किया, बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कोडिफिकेशन कभी भी एक लॉ के लॉजिक से नहीं होता है, कोडिफिकेशन कंपैरेटिव लॉ के लॉजिक से होता है ना। जो लोग कोडिफाई करेंगे उनको हिंदू लॉ का भी एक्सपर्ट होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट भी होना चाहिए, और मजहबी लॉ का भी, और मजहबी लॉ का भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो आप जब तक उन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, वो ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है ना। और क्योंकि सरकार सबके साथ नहीं बैठ रही है, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर कोडिफिकेशन होगा तो क्या ये ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि उत्तराखंड में ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। जी। एक सिंपल लॉजिक को आपने, एक रिलीजियस लॉजिक को आपने सेक्युलर लॉजिक बना के आपने कोडिफाई करके उसको पेश कर दिया है ना। तो वो मुझे लगता है कि ये ट्रांसलेशन मैकेनिज्म का एक तरीका है, और आपको तरीका अपनाना पड़ेगा अगर आपको करना है, और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसा हो रहा है। जब तक हमारी बातचीत का ये जो पहला जो सिलसिला है, आपके साथ मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि जिस प्रक्रिया की बात बहुत मतलब बहुत गहराई से हमारे निज़ाम ने रखा है, आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि एक गरीब शोषित जाति की महिला, एकल महिला को उस प्रक्रिया में उनके जो हक हैं वो सुरक्षित होंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछें, ये कठिन सवाल है, मैं इसको, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं इतना मैं क्लियर कर दूं कि यूनिफॉर्मिटी से मुझे कोई मतलब नहीं है, और अगर कोई सेक्युलर कानून का चॉइस हो दैट्स ऑल राइट, बट मुझे नहीं लगता कि उससे पूरा हल निकला, क्योंकि जो प्रोसेस आप बता रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि चेंज जो है वो, अगर आप, मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि किसी कम्युनिटी का, जो किसी भी कम्युनिटी का सबसे कंजर्वेटिव जो हिस्सा है, जो प्रिविलेज्ड है, उसकी सहमति के साथ ही चेंज आएगा, ये नहीं होनी। तो और इसमें मैं एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में, मैं बस मेंशन कर रही हूँ, इसको आगे हम लोग इस पर कभी और बात कर सकते हैं। मनोज मित्ता की किताब जाति के बारे में, तो पूरे मैंने ड्यूरिंग ब्रिटिश राज जो आंदोलन था दलितों का, कि हमको, मैं सिंपल उदाहरण दूं कि भाई आप पालक्काड़ के टेम्पल फेस्टिवल के सड़क पे जब हिंदू प्रोसेशन निकलेगा,
तो उसमें दलित व्यक्ति उसी सड़क पे हो सकता है कि नहीं, इवन टेम्पल प्रोसेशन में जा सकता है कि नहीं। तो इस पे इतना ये, और इवन ब्रिटिश लोगों को ये कि नहीं नहीं हम सबकी सहमति के बिना चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कोई सहमति से चेंज तो होता नहीं है। तो इवेंचुअली वो लड़ाइयाँ होते होते संविधान में इस पे सहमति उमति कुछ को माना नहीं गया, और इससे कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ जो जाति के ठेकेदारों से, और ये हुआ वेरी सिंपल कि भाई ये तो ह्यूमन राइट्स का मामला है और अनटचेबिलिटी की कोई जगह नहीं। तो इसमें है, मुझे सहमति पर बहुत भरोसा नहीं है। नहीं, पर आई थिंक अभी तक की बातचीत में ये कि इतना आई थिंक हम लोग सब सहमत हैं कि जो रिलीजियस पर्सनल लॉज हैं उनका सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन सुधार की गुंजाइश है ताकि महिलाओं और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ की रक्षा हो। सुधार की प्रक्रिया में क्या एक ही वैकल्पिक कानून हो या एक रिफॉर्म की प्रक्रिया हो, किससे बातचीत हो, कौन मज़हब की तरफ से हक रखता हो कि उस मज़हब के की समझ वो बता सके। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। बहुत एक गुड फेथ में अगर सरकार इसमें, मतलब हम सरकार पे पूरा यकीन रखते हैं कि सचमुच में ये पूरी जो प्रक्रिया है ये महिला हक और बराबरी और संवैधानिक जो नैतिकता है इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, अगर सरकार उस पर चल रही है तब भी जटिलताएं हैं। लेकिन अब जो हो रहा है देश में और वहाँ पे हम लोग चलते हैं, उत्तराखंड का पहला कानून है और मेरे ख्याल में 11 और प्रदेश कह रहे हैं कि हम लगभग इसी तरह से कानून अब बहुत जल्दी से बनाएंगे। ये याद करना ज़रूरी है कि आरएसएस बहुत वक्त से उनके 3 जो सबसे प्रमुख, एक कश्मीर का जो संवैधानिक जो सुरक्षा थी उसको अलग करना, दूसरा ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद के स्थान पे, और तीसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उनका जो आइडियोलॉजिकल प्रोसेस जो लड़ाई है उसमें एक बहुत अहम जगह, और क्योंकि केंद्र इस पे कानून नहीं बना सकता संवैधानिक तौर पे, तो एक एक करके प्रदेश बना रहे हैं। अब इसकी प्रक्रिया, क्योंकि हम लोग सब लोग चिंतित थे कि जब ये करेंगे तो कैसे होगा, अब हमारे सामने उसका एक ठोस स्वरूप भी सामने आया है। तो उसकी प्रक्रिया और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा हम लोग एक बार प्रक्रिया की बात करें और फिर कंटेंट की बात करें। पहले प्रक्रिया की बात कि सरकार ने इसको किस तरह से तय किया, किससे बात की, किससे नहीं बात की। ये सरकार का मैं देख रहा हूँ कि संविधान मतलब संसद में ही बात नहीं होती तो और किससे बात करेंगे, और जो समाजों से बात करनी थी वो उसकी कोई प्रक्रिया हमें दिखी नहीं। पर तीसरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि एक ही पर्सनल लॉ है जो महिला हक के खिलाफ है, वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ, और जो हिंदू पर्सनल लॉ है या और पर्सनल लॉज हैं उनमें सुधार की बात ही नहीं हो रही है इसमें। तो ये भी प्रक्रिया है। और उत्तराखंड में एक नया उन्होंने डाले हैं कि ना सिर्फ उनकी एक लड़ाई है मुस्लिम जो धार्मिक प्रक्रिया के, लेकिन जो नौजवान शादी के बाहर एक रिश्ता रखना चाहते हैं उसके खिलाफ भी वो खड़े हो गए हैं। तो कंटेंट की बात में थोड़ा बाद में करेंगे कि क्या उन्होंने कानून मतलब जो कानून बनाया है उसके बारे में हम क्या कहते हैं, लेकिन प्रक्रिया क्या आपको दिखी और प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। कविता आपसे शुरू करके फिर आपके पास आते हैं। देखिए, प्रक्रिया में कंसल्टेशन होनी चाहिए, ये तो ऑब्वियस बात है विद पार्लियामेंट एंड अदरवाइज, लेकिन मेरा मेन समाज ये से है भी। समाज से, मैंने वही समाज के अलग अलग हिस्से और संसद, लेकिन जो फ्रेमिंग है वो मतलब अगर आप डिस्कशन कर भी रहे हैं तो उसको आप क्या फ्रेम बनाएंगे, इसमें मेरा साफ मानना है कि भाई फ्रेमिंग आपकी होनी चाहिए कि हम संवैधानिक नैतिकता को बढ़ाने के लिए कैसे करें। इनका ये जो प्रक्रिया है उसकी फ्रेमिंग उन्होंने बहुत स्मार्टली किया है, क्योंकि उन्होंने अगर सिर्फ मुस्लिम बनाम हिंदू तरीके से करते तो बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे होता।
उन्होंने जो गूगली फेंका है एंड वो इट इज़ अ प्लान, मतलब उसमें एक प्रोसेस है जहाँ पे उन्होंने जैसे ये लिव इन जैसे चीज़ को ले आए, जो अगर आप किसी भी समाज में पूछ लीजिए धार्मिक, वो सब जो है वो जस्टिस वर्मा कमेटी को, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो सब लोग लिख के भेजे कि भाई लिव इन रिलेशनशिप वालों को जेल में डाल दो, ठीक है, मना कर दो। तो इस ऐसी चीज़ में वो अपने आप को महिला सुरक्षा के नाम पर वो एक ब्रॉडर यूनिटी भी बना ले रहे हैं, एक मेजॉरिटेरियन बहुमत वाले नैतिकता कि भाई समाज में यही नैतिक है, हमारा देश है, भाई भारत है। उससे इसीलिए मैं जो कह रही हूँ कि इससे जो आंदोलन है या इससे जो बहस है, उसको संवैधानिक नैतिकता की जगह से अगर हम नहीं करेंगे, जहाँ सारे इवन माइनॉरिटी हक के जो लोग हैं वो अगर सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ या इस तरह के जो लिव इन रिलेशनशिप वाले माइनॉरिटीज़ का साथ नहीं देंगे, तो वो बहुत बड़ा सेल्फ गोल करेंगे और वो खुद इस प्रक्रिया से खुद को बाहर कर देंगे, जहाँ पर जिस प्रक्रिया की मांग हमें करनी चाहिए। आप बताइए प्रक्रिया में, और क्या प्रक्रिया थी उसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें जी। उत्तराखंड में और जगहों में, और क्या होनी चाहिए थी? देखिए, एक तो जो कमिटी उन्होंने बनाई थी उसमें एटलीस्ट 2 फ्लॉज मुझे लगते हैं कमिटी के। सिर्फ 2? कम से कम कमेटी के मेंबरशिप में बता अच्छा रहा हूँ। उसका बनने, जो काम करने का तरीका तो अपना है जी। लेकिन उसकी मेंबरशिप में कम से कम 2 फ्लॉज हैं। एक तो ये कि उसमें सारे रिलीजियस ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, है ना। और अगर आप कौन थे? से नहीं है ये भी फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम उसमें नहीं है। तकरीबन उत्तराखंड की पॉपुलेशन 11 और 12% है। 14% मुस्लिम है। 14% मुस्लिम है, बट देयर वाज नो सिंगल मुस्लिम मेंबर, ठीक है। एक चीज है। उससे बड़ा क्वेश्चन कि जितने भी मेंबर थे उसमें बैकवर्ड क्लास से मुझे कोई नहीं दिख रहा है ना। और इस चीज को मैंने वेरीफाई किया एक्चुअली, क्योंकि मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये नाम है, ये सरनेम है, तो उत्तराखंड में क्योंकि अलग अलग रीजन्स हैं, कुमाऊं हैं और अदर रीजन्स हैं, तो क्या आप मुझे आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं? और उन्होंने बताया मुझे कि भाई ये यहाँ से हैं, ये लोग यहाँ से होते हैं, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बैकवर्ड नहीं है, ठीक है। तो इवन विद इन द हिंदू फोल्ड वहां भी आपने डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं किया है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और महिला तो उसको हेड कर रही थी, तो महिला तो थी वहां पे, शी वाज हेडिंग, आई थिंक जस्टिस देसाई थी। तो उसके मेंबरशिप पे बहुत बड़ा सवाल होता है जी। कि उसमें कौन लोग मेंबर थे। दूसरा सवाल जो होता है वो कंसल्टेशन पे होता है। वहां ओपन कंसल्टेशन नहीं हुआ था, बिल्कुल ही नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ था जी। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे फोटोग्राफ वगैरह हैं कि हमने इवेंट्स किए हैं और कंसल्टेशन किया है, बट एक्चुअली कम्युनिटी बेस्ड कंसल्टेशंस जो हैं वो नहीं है ना। मुझे ज़्यादातर ये स्टेट की आउटरीच लगती है कि स्टेट खुद जा रहा है लोगों से बात करने, ये समझने नहीं जा रहा कि भाई आप क्या चाहते हैं। तो एक्चुअली बंद दरवाजे में आपने कुछ लोगों को चुना जिसमें मुस्लिम और बैकवर्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेड ही नहीं हैं, और उन्होंने तय कर लिया और थोपा। एक तरह से ये प्रक्रिया है, और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, वो तो उसको आगे बढ़ाने का मतलब कहने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन कविता ने जो बात उठाई वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि एक तरह से कानून मतलब ऐसा बनाया जिसमें ना सिर्फ मुस्लिम दुखी होंगे, लेकिन ये लिव इन का भी किया, तो इसमें सभी मज़हबों के कंजर्वेटिव एलिमेंट्स कहेंगे कि हाँ बढ़िया हुआ, ये तो कानून बढ़िया हो। दूसरा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ और कंटेंट की ओर जाते हुए बहुत सारे विशेषज्ञों का मैं पढ़ रहा हूँ कि आप जब कॉमन कोड बना रहे हैं, आधार किसको बना रहे हैं। तो निमिता मेनन ने बहुत इंटरेस्टिंग बात उठाई कि उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आप बना रहे हैं तो अगर आपकी ये प्रक्रिया है कि आप हर पर्सनल लॉ को देखेंगे, इसमें ये महिला हक के पक्ष में मुस्लिम लॉ में ये है, हिंदू लॉ में ये है, फलां लॉ में ये है, उस सब का हम संकलन करें। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि मेहर का जो व्यवस्था है
वो महिला को खास सुरक्षा देती है। तो क्या हम कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड में कि हर एक शादी में एक महर होनी चाहिए? नहीं कह रहे हैं। तो एक किस्म का हिंदू, अपर कास्ट हिंदू लॉ को अपने बेसिस माना है, उसके बेसिस पे यूनिफॉर्मिटी की है। अगर ये आलोचना की जाती है, क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि लॉ अपने आप में, लॉ का एक लॉजिक जो है वो ऑर्डर क्रिएट करना होता है सोसाइटी में। लॉ ऑर्डर क्रिएट करता है सोसाइटी में, और लॉ इंसाफ भी करती है ना? इंसाफ तो करता ही है। तो ऑर्डर का एक एलिमेंट जस्टिस से जुड़ा हुआ है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो लॉ करता है वो ऑर्डर क्रिएट करता है जी। और कई फिलोसोफर्स या कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि जिसको आप कहते हैं फोर्स यूज करना, अथॉरिटी यूज करना, ये इसके बिना लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। लॉ का ये इंटीग्रल पार्ट है। तो जहां भी आप लॉ को बनाते हैं वहां फोर्स, अथॉरिटी यूज किया जाता है ना। तो ये सबसे बड़ा अपने आप में एक मसला है। आप जब लॉ बनाते हैं तो आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप कम्युनिटी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से रहना है ना। कम्युनिटी में भी यही लाइफ चीज़ है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कम्युनिटी में अपने अंदर गेट कीपिंग होती है कि साहब ये चीज़ अलाउड है, ये नहीं है, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी, वो सारी चीज़ें हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जब स्टेट के थ्रू लॉ बनता है तो अब वो आपको कंट्रोल करेगा, है ना। और पर्सनल लॉ को पर्सनल लॉ इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ स्टेट के इंटरफेरेंस को कम से कम रखा जाए जी। उसका लॉजिक ही यही है, और कि उसको कम्युनिटीज या इंडिविजुअल्स लोग आपस में देख लें उनको क्या करना है ना। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का लॉ बनाना। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या उसमें मुस्लिम लॉजिक जा सकता है या हिंदू लॉजिक जा सकता है या क्रिश्चियन लॉजिक जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस डिबेट का कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो इसलिए सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि कमेटी जो बनती है, जो बनेगी, वो ऑटोमेटिकली वही डिसाइड करेगी कि कौन सा लॉजिक जाएगा, है ना। तो आप कभी भी एक न्यूट्रल डॉक्यूमेंट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि द ओनली न्यूट्रल डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक ही न्यूट्रल डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं, वो प्रोसीजर पे बना सकते हैं कि किस तरह से ये कानून बने। आप कह रहे हैं प्रोसीजर कहने का मतलब जैसे ये कि आप ये कहते हैं कि साहब सारी शादियां रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है ना। आप ये कल डिबेट की बात है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन आप इस तरीके के प्रोसीजर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन प्रोसीजर्स के बनाने की भी अपनी एक लिमिट है, क्योंकि उत्तराखंड यूसीसी में क्या किया है कि आप जो हैं वो जिसको ये कहते हैं, अगर आपको अलग होना है तो उस अलग होने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। आप अगर लिव इन में रहते हैं तो उसकी कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी आपको, है ना। तो प्रोसीजर के थ्रू भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक तो लॉ बनाना अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि उस लॉ का सब्सटेंस क्या होगा। वो अपने आप में डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग लॉजिक्स हैं। और आप अगर प्रोसीजर भी उसमें डालेंगे, कुछ हद तक प्रोसीजर काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो प्रोसीजर भी प्रॉब्लमेटिक हो जाए। देखिए, प्रोसीजर का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वही अंतिम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी जो बहुत अच्छी तरह से आपने उसका जिक्र किया। ये कि शादी करने से पहले एक नोटिस देना ज़रूरी है जी। अब मैं अपने जाति या धर्म के बाहर अपने परिवार से भागते हुए मैंने ये फैसला किया है, मैं अतिवादी जो संगठन हैं उनसे डर रही हूँ। इन सब के बीच में मुझे डीएम के पास जाना होगा, एक पब्लिक नोटिस करना होगा, 1 महीने का वक्त होगा, ये सबको पहुँचाया जाएगा। मतलब ये तो मुझे और ज़्यादा मतलब मुझे बचाने माई चॉइस जो
राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता चाह रही थी कि मेरा ये हक सुरक्षित हो कि मैं अपने शौहर को या अपनी पत्नी को चुन सकूं। आपने तो उसको बिल्कुल इम्पॉसिबल कर दिया है प्रक्रिया के माध्यम से। बिल्कुल आपने, और दोनों के लिए आपने कर दिया। मैं वही उदाहरण देने वाली थी। जी। अब इसमें आपका समय देख लीजिए, नहीं, लेकिन मैं उदाहरण शेयर करती हूँ, ठीक है, मेरा अपना उदाहरण, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट का, ठीक है। तो अभी ये जो कानून है वो एक तरह से सत्ता माने सरकार के हाथ में ढेर सारी पावर दे रही है। आपने जो कहा कि पर्सनल में इंटरफेरेंस का जो सबसे कम होना चाहिए उसको वो बढ़ा रही है, राइट। माइनॉरिटीज़ के मामले में, इंडिविजुअल्स के मामले में, वुमेन के मामले में सबसे बड़ा। तो मेरी जब शादी हो रही थी तो भाई मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट में हो रही थी। वी आर बोथ हिंदूज बट वी मैरिड इन द स्पेशल मैरिज एक्ट। और मेरे माता पिता ने एक तरह से पूरा कोर्ट में जो जाना था वो तैयारी की। अब वहाँ छत्तीसगढ़ में जो मैजिस्ट्रेट थे वो बैठे थे, तो वो हम लोग गए जब, तो मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स जो हैं बीमार थे, तो वो दूसरे शहर में थे, कलकत्ता में, और मैं भिलाई में थी। तो वो मजिस्ट्रेट जो है ऐसे देख के सबसे पहले बोला, चले आते हैं जो है कोर्ट में शादी करने, मंदिर में क्यों नहीं जाते। तो उसके बाद मेरे परिवार वाले जो है या मेरे दोस्त, वो मेरे दोनों हाथ पीछे पकड़ रहे थे कि तेरी शादी नहीं होगी आज, तो मुंह खोल देगी, तो प्लीज कीप क्वाइट। उसके बाद उसने मेरे मैंने ग्रूम से पूछा, पति से, कि तुम्हारे माँ कहाँ है, बाबा कहाँ है। तो उनके अंकल कह रहे हैं अरे हम लोग हैं। तो मेरे अंकल आकर के पूछ रहे हैं उनको क्या लग रहा है हम लड़का भगा के ले आए हैं, क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये कि वो इतना अपना जजमेंट, उनका अपना जो मोरालिटी है, उनके सेंस में हम एक गलत काम कर रहे थे। उनका कोई अधिकार नहीं था संवैधानिक। उनका संवैधानिक अधिकार था कि हमारे कागजात देखें, टप्पा मारे, खत्म। लेकिन वो वहाँ बैठ करके वो अपनी नैतिकता, वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल अपने नैतिकता और बहुत ही गलत नैतिकता के हिसाब से कर, वो संवैधानिक नैतिकता मान नहीं रहे। तो मेरे अनुसार जो उन्होंने जो खेला है, माने सरकार ने जो खेला है, उससे अगर हमको, समाज का भी तो कानून बनाने में एक अधिकार होना चाहिए, तो वो समाज को अगर बाहर रखें हैं, तो समाज को जोड़ने का मुझे लगता है तरीका ये है कि जो यूथ हैं, जो बहुत माने नहीं सोचते कम्युनिटी का, उनको भी जोड़ें कि भाई ये तो सबके मामले में दखल कर रहा है ना। वो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि भाई मुस्लिम के मामले में कर रहा है, वो तो तुम कुछ भी हो, तुम उसी सेम कम्युनिटी में भी हो, लेकिन आज तुम रहोगे कि नहीं, शादी करोगे कि नहीं, फॉरगेट, लिव इन। भाई एक रात को हम दोनों दोस्त जिनका आपस में कोई रोमांटिक संबंध नहीं है, हम हैं किसी कमरे में, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे अगल बगल के लोग जो हैं वो तमाशा मचा करके वो पुलिस बुला सकते हैं और वो आपसे मांगेगा सर्टिफिकेट। ये सारा दखल जो ऑलरेडी होता है बाय द वे हमारे समाज में, बहुत ही गलत होता है, उसको रोकने के बजाय वो बढ़ा रहे हैं, आप उसको पावर दे रहे हैं कि ये कर सके, मॉरल पॉलिसी। इसके आधार पे अगर एक एकता बन सके समाज के जितने भी ऐसे हिस्से जो लोकतंत्र से मायने रखते हैं, कि भाई हम नहीं चाहते कि राज्य और मेजॉरिटी, सामाजिक मेजॉरिटी का जो भी माने पब्लिक ओपिनियन है वो तय करें अधिकारों को, ठीक है। तो उसमें जो माइनॉरिटी ग्रुप्स भी हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेजॉरिटी माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी नहीं, दिस इज अबाउट माइनॉरिटीज इन सोसाइटी इन जनरल, ठीक है, इवन विद इन हिंदू। तो हमारी एकता इस पे अगर बन पाती है कि हम लोग संवैधानिक नैतिकता को सेंटर करेंगे, जैसे ही हम भी डिबेट में इसमें मुस्लिम राइट्स कर देते हैं, और मुस्लिम राइट्स, मेरा मानना है मुस्लिम राइट्स को भी विमेंस राइट्स से जोड़ा जाए, जैसे पोलीगमी का सवाल सिंपल, तो ये इश्यू लाया जाए कि भाई पोलीगमी के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं हैं, बात सही बात, लेकिन उनसे भी बातचीत करने की जरूरत है कि भाई आपके यहाँ जो सेकंड पत्नी, थर्ड पत्नी, उसको कोई अधिकार तो है। हिंदू में उतनी ही पोलीगमी है, उससे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो अदर वुमन है उसको कोई हक नहीं। तो हक की जगह से कैसे देखें, आप पोलीगमी हटा सकते हैं, लेकिन हक की जगह से जो महिला की हक है, इंक्लूडिंग जो सेकंड थर्ड, उसके बच्चे, हक की जगह से हम देखेंगे, हक की जगह से आप बहस करिए। तो बहस को फिर अगर हम वहाँ चलाते हैं तब जाके कुछ प्रोडक्टिव हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। उत्तराखंड का कानून, फाइनली हम वक्त भी निकल रहा है, उसमें कुछ चीज़ों में जिसमें आप दोनों को बहुत ज़्यादा चिंता है, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। एक चीज़ बिल्कुल सामने लाना चाह रहा हूँ कि हम लोग पहली बार ट्रिपल तलाक में एक सिविल मैटर में क्रिमिनल लॉ को लाया गया, लेकिन अभी उत्तराखंड के कानून में बहुत सारे क्रिमिनल लॉ लाया गया। तो वो भी और चीज़ों में आपको किन चीज़ों की चिंताएं हैं, अगर आप दोनों बताएं।
निज़ाम आप शुरू करें। इसमें दो अहम चिंताएं हैं। एक तो आप सिविल लॉ को जब आप क्रिमिनल लॉ बनाते हैं तो किस किस तरह के उदाहरण दे दिएगा। भाई आप जो हैं, जैसे ट्रिपल तलाक में आपने जेल भेज दिया, यहाँ पे आप जो हैं वो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, इवन आफ्टर लिव इन, तो वो उसका अपना जो एक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके की और चीज़ें हैं। तो अगर आप सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि लोगों का यह समझना कि लॉ क्या है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? उत्तराखंड में वो बन रहा है, वो क्रिमिनल लॉ बन जा रहा है। यूपी में वो क्रिमिनल लॉ नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में वो क्रिमिनल लॉ नहीं है। एक कपल भाग के केरल गए हैं ताकि वो शादी कर पाए, तो कर पाए, ठीक है। तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो सिविल मैटर है या क्रिमिनल मैटर है। पहली चीज ये आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आप एग्जांपल दे रही थी कि जो मजिस्ट्रेट या जो ऑफिसर बैठा है शादी रजिस्टर करने के लिए, वो सिविल कैपेसिटी में बैठा है कि क्रिमिनल कैपेसिटी में बैठा है, ठीक है, कि वो आपको फ्रेम करेगा, या समाज के ठेकेदार के तौर पे बैठा हाँ, वो हुआ है। कैसे समाज के ठेकेदार के तौर पे बैठा हुआ है। तो एक चीज तो ये है कि आपको ये नहीं समझ में आता कि लॉ क्या है ना, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आपको नहीं मालूम लॉ क्या है तो फिर आप यू गो बैक टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से लॉ निकलता है। जब लॉ ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो फिर उस पर पॉलिटिक्स होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जो है ना कि टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ये एक मेथड है कि चीजों को हमेशा पॉलिटिसाइज करके रखना है और उलझाते रहना ताकि वो पॉलिटिकल बनी रहे। तो एक चीज तो ये है इसकी। दूसरा एलिमेंट इसमें ये है कि जो आप कोडिफिकेशन कर रहे हैं उसमें आप ये समझिए कि डाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कंसल्टेशन नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर मैं फेथ बेस्ड पर्सन हूं, मैं अगर मुसलमान हूं, अपने आप को मुसलमान कहता हूं, तो मैं शादी को एज अ इस्लामिक थिंग देखूंगा, ठीक है। तो उस फेथ को सेक्युलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना बहुत जरूरी है ना। और अगर वो ट्रांसलेट नहीं होती है, जब आप कानून बना रहे हैं, तो अगर वो ट्रांसलेट नहीं हो रही तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अब मैं जब कोर्ट में जा रहा हूं तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कोर्ट में किस लॉ के अंडर में आया हूं और किस हैसियत से आया हूं, ठीक है। और कोर्ट में ये कंफ्यूजन हो जा रहा है, अथॉरिटीज के सामने कंफ्यूजन हो जा रहा है। कभी वो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, कभी वो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और एक प्रॉब्लम और है, वो ये कि जो लॉज सेंटर ने बनाए हैं, जो हिंदू लॉ में भी कोडिफिकेशन हुआ था फैमिली लॉ का, मुस्लिम लॉ में भी हुआ था, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1986 है, सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, तो या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1937। इन लॉज का क्या होगा? क्योंकि वो सेंटर के लॉज हैं, है ना, और आप स्टेट का लॉ बना रहे हैं, तो क्या ये लॉ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज, यूनिफॉर्मिटी जो उत्तराखंड में हुई है, कोई जरूरी नहीं कि अगर यूपी में बनाया जाए तो यूपी में भी वही यूनिफॉर्मिटी आप बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ की डायनेमिक्स अलग होगी। तो अब वो यूनिफॉर्मिटी ही डाइवर्सिटी क्रिएट कर दे रही है। आपके पास डाइवर्स टाइप ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। ये चीज हो जाए। भाई एमपी की यूनिफॉर्मिटी अलग होगी। तो आप जो कह रहे हैं कि भाई मैं सेंट्रल लॉ नहीं बना पा रहा है, स्टेट को आप जब दे रहे हैं ना, तो स्टेट भी ऐसे ऐसे लॉज बनाएगा जो चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। जो आपने एग्जांपल दिया कि भाई लोग भाग के केरला गए, उत्तराखंड का यूसीसी है, वो लोग वहां से भाग के जब यूपी में आएंगे तब सवाल ये होगा कि कौन सा यूनिफॉर्म लॉ लगेगा, ठीक है। यहां से लोग वहां जाएंगे तो पता ही चलेगा कि भाई डिवोर्स कैसे होगा, और एक प्रदेश का होगा, एक दूसरे प्रदेश का होगा। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है हर तरह। एक तो कम्युनिटी बेस्ड यूनिफॉर्मिटी नहीं है, स्टेट बेस्ड यूनिफॉर्मिटी नहीं है,
और जो सेंटर के लॉज हैं वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, वहाँ पे आपने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। तो मुझे ये जैसे मैंने कहा ना, टू कीप द पॉट बॉइलिंग वाली चीज़ लगती है। इसमें लॉ का इंटेंशन नहीं है, चीज़ों को पॉलिटिसाइज करके रखने वाला इंटेंशन है। तो आपने जो कहा वो इतना इंटरेस्टिंग है। मुझे इसमें दो चीज़ें लगी। एक तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाली बात, जो मैंने देखा है कि बहुत सारे बहुत ही मतलब वैसे डेमोक्रेटिक माइंडेड लोग जो महिला अधिकार मानते हैं, वो बहुत बार मुझसे कहते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करिए। तो मैं उसमें ये बार बार याद दिलाती हूँ, जो मैंने नागरिकता के मामले में भी बहुत सारे मित्रों को याद दिलाना पड़ा उस समय, कि भाई ये राज्य है ना, रजिस्ट्रेशन भाई ऐसा तो नहीं है कि हम जाएंगे और मेरा अधिकार है कि वो रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन मतलब आप जो कर रहे हैं उसको मान्यता होगी कि नहीं, आपको हक होगा कि नहीं, ये सरकार वो तय सरकार तय करेगी। मेरी नागरिकता सरकार तय करेगी। उसमें सस्पिशियस, जैसे नागरिकता पे सस्पिशियस, वैसे इस पे सस्पिशियस लगाने का अधिकार हो जाएगा। ये अधिकार हम राज्य को न दें। भाई हमारा ये होना चाहिए कि मेरे अधिकार को राज्य माने, इसके लिए हमको कानून चाहिए। कानून हमको राज्य द्वारा किसी भी कम्युनिटी को डांटने डपटने का थोड़ी मामला है हक अधिकार को राज्य बचाएं। इस लिहाज से जब हम देखते हैं तो आपने जो कहा कि मल्टीपल, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे ही आप भाई मानो बीफ के, ये भाई जो पार्टी राजनीति करती है बीफ बान के आधार पे, वो कुछ राज्यों में उसको ताकत है जहाँ पे बीफ खाते हैं लोग, वहाँ कुछ नहीं बोलती। तो उस तरह से आदिवासी लोगों में जो पोलिगमी है उसको वो हल कर लेगी, कह देगी कि ठीक है इसके लिए हमने छूट दे दी, वहाँ वो यूनिफॉर्मिटी दूसरी बनेगी, यहाँ दूसरी। मैंने माय पॉइंट इज देयर इज एन आर्बिट्रेरीनेस। तो इसमें अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर कम से कम हो, मैं मानती हूँ इसमें पॉलिटिक्स अनअवॉइडेबल है। पॉलिटिक्स हमेशा रहा है लॉ मेकिंग में, हमेशा रहा, क्योंकि कोई भी राज्य जब डिसाइड करता है कि मैं अब बनाऊं कि तब बनाऊं, हाँ, तो वो राज्य में कोई ना कोई रहता है जिसके अपने कैलकुलेशंस होते हैं, विचारधारा भी होती है, लेकिन कैलकुलेशन भी होता है कि किस कम्युनिटी का मुझे वोट चाहिए, नहीं चाहिए, क्या है। तो इसमें लेकिन जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं उनका प्रेशर होता है कि आप इन क्राइटेरियन से नहीं, संविधान के क्राइटेरियन से आप कानून बनाइए। लेकिन उसके लिए हमें भी तो राजनीति करनी पड़ती है कि पब्लिक ओपिनियन को भी, पब्लिक डिबेट को हमें फ्रेम करना पड़ता है संविधान के हिसाब से। मेरे ख्याल से चैलेंज यहाँ पे ये है कि संविधान के मामले को सिर्फ एक चीज़ में न रोका जाए, माइनॉरिटी राइट्स, मुस्लिम राइट्स, फिर आप ट्रैप में पड़ रहे हैं। संविधान के अधिकार को सब कोई, जिसमें ये साफ हो कि अगर वो कोई कम्युनिटी राइट और इंडिविजुअल राइट में टक्कर है तो इंडिविजुअल राइट विल विन। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि इसको बहस के दायरे से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट इतनी बार कर चुकी है, सबरीमले में भी कर चुकी है, तो इसको जरा सा अगर हम निकाल देते हैं डिबेट से, तो डिबेट को सही जगह फोकस करने में मेरे ख्याल से बहुत यूज़फुल होगा। लेकिन दैट्स अप फॉर डिस्कशन। मैंने, मेरे दिमाग में ये है कि शायद इस तरह से बात ज़्यादा आसान हो सके। कविता निज़ाम, मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा इस बातचीत से। ये सीखा कि एक तरफ हम लोग सब सहमत हैं कि मज़हबी कानून अगर और जिस तरीके से महिलाओं के और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के हकों को संवैधानिक जो हक हैं उससे कम देती है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। पर इसका तरीका क्या होना चाहिए? क्या मजहबी कानूनों में ही एक रिफॉर्म की प्रक्रिया तेज़ करना चाहिए, या एक सेक्युलर कानून बनना, एक यूनिफॉर्म कानून बनना चाहिए, जिसको मैं सेक्युलर कानून बता रहा हूँ? ये भी सवाल कि वो सब पे ज़बरदस्ती लागू होना चाहिए या एक वॉलंटरी एक्सेस, अगर मैं चाहूँ तो मैं वहाँ जा सकती हूँ, यहाँ चाहूँ तो यहाँ जा सकता हूँ, ये भी सवाल। लेकिन आई थिंक इस प्रक्रिया का महत्व बहुत है, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकारें वर्तमान में कर रही हैं वो मतलब हकों की रक्षा की जगह इसको एक सांप्रदायिक एजेंडा का एक हिस्सा जब बना रही हैं। और ये एक ऐसा कानून, मतलब हम लोग जो परिवारों में रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो परिवारों के बाहर, रिश्तों के बाहर रहते हैं, हम सबको ये कानून प्रभावित करेगा। बिल्कुल।
हर तरह से। जब हम किसी से रिश्ता बनाते हैं, शादी करते हैं, शादी तोड़ते हैं, कोई गुजरता है, मुझे संपत्ति मिलती है, मैं एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता हूँ। अगर ये सारे चीज़ों, मतलब बहुत कम लोग होंगे जो इस सब से प्रभावित नहीं हैं। आप इसमें इतना बदलाव ला रहे हैं, और हम प्रक्रिया की ही बात एक सद्भावना से, अगर सरकार कहती है कि हम महिला हक को बढ़ाने के लिए संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप ये सारे प्रभावित हों, हम लोग सब मिल बैठ के एक ऑलमोस्ट एक नया संविधान सभा टाइप बना के इस पे बातचीत करें, तो हम कहीं और पहुंचते। पर मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ समझ में आया है। मैं फिर भी राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता ने जो संविधान सभा में ये कहा था कि अंत में एक महिला होने के नाते मुझे अपने जीवन साथी तय करने का हक मेरा फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अगर हम उसको केंद्र में रखें और फिर यूसीसी की बात या उसके विकल्पों की बात करें, मैं अनुरोध करूंगा कि इस बातचीत को ख़त्म करते हुए, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते, और काश होते, तो आप इस प्रक्रिया में 2-3 कदम क्या उठाते? लेट्स एंड विद दैट। और हम पहले आपको प्रधानमंत्री बनाएं या पहले मुझे जरा सोचने में, हाँ रखिए। निज़ाम आप शुरू करें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो आपको पहले ब्रॉडर कंसल्टेशन करना चाहिए था कि क्या ये चीज़ होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। क्योंकि ये पूरी कन्वर्सेशन जो आपने जब इंट्रोड्यूस किया था इस पूरे कन्वर्सेशन को, तो आपने ये बात बोली थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं होते, आपने हाईलाइट किया था ना। पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी को डिफाइन करते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की तरह बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है उनको। तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप करें, नहीं करें, कैसे करें, ठीक है। जैसे प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने भी लिखा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये जो पूरी लैंग्वेज आर्टिकल 44 की, हमको यही नहीं मालूम कि इसमें यूनिफॉर्म क्या होगा, सिविल क्या होगा, कोड क्या होगा, है ना। तो पहला स्टेप जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि भाई क्या इसकी ज़रूरत है भी, ठीक है। और अगर इसकी ज़रूरत है, अगर ब्रॉडर कंसल्टेशन से निकलता है कि साहब इसकी ज़रूरत है, तो अब सवाल ये है कि साहब इसको हम कैसे करें, ठीक है। ये चीज़ कम्युनिटी से पूछनी चाहिए थी, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से पूछना चाहिए था कंसल्टेशन के थ्रू। और आपके सामने जो सवाल है, कम्युनिटी के महिलाओं से पूछना। हाँ, मैं वही कहने वाला था कि अब वो जो कंसल्टेशन के जो पॉइंट्स हैं वो आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। आप 4-5 चीज़ें हाईलाइट कर सकते थे कि साहब ये बताइए कि महिलाओं के अधिकार का आप कैसे सोचते हैं। जो 21st लॉ कमीशन ने किया था, 21st लॉ कमीशन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही थी तो उसने इसी तरह के सवाल पूछे थे। 21st कौन सा है, किस वर्ष? 2016 में उन्होंने किया था, हाँ, और 2018 में उन्होंने अपना कंसल्टेशन पेपर निकाला। एग्जैक्टली। तो उन्होंने बाकायदा पूछा था कि साहब आपके यहाँ एडॉप्शन का क्या है मामला, ठीक है, आप इसको कैसे देखते हैं। ये इस तरीके का कंसल्टेशन होना चाहिए। और उस कंसल्टेशन के बाद उसने क्या कहा था, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एज ऑफ नाउ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको पर्सनल लॉज के अंदर ही रिफॉर्म करके किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है पहले तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। हमारे सामने ये 10 पॉइंट्स हैं, हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इन 10 पॉइंट्स पे ये महिलाओं के अधिकार है, बच्चों के अधिकार हैं, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, तो इन चीज़ों पे आपका क्या है, ठीक है, क्या हम इस पे एक साथ आ सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक मीटिंग बुलाएं जहाँ पे लोगों से बात करें, लीडर्स से, सेलेक्टिव ना हो, सबको बुला के बात करवाएं। क्योंकि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेलेक्टिव मीटिंग होती है, सेलेक्टिवली। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस शुड बी द मेथड। चलिए, आप प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री होती तो सबसे पहले कोई भी कानून बनाने से पहले, ठीक है, कानून बनाना इट्स अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, कानून में जाने से पहले मेरा पहला ये होता, और मैं तो चाहती हूँ, कितनी बार चाहिए हूँ कि सरकारें ये करें, करते नहीं,
जिसमें पूरे देश में जो बात है, जो बहस है, उसको सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं, विमेंस राइट्स को लेकर के एक कायदे का डिबेट कराने के लिए, ये नहीं कि मीडिया ने उसको कभी डेथ पेनल्टी पे, कभी ना पे, मतलब एक सिंगुलर एपिसोड्स पे नहीं, बल्कि इस आधार पे कि अगर आपको सही में महिला को बचाना है, आप प्रोटेक्ट करना है, तो क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। तो मैं इसको रखती कि भाई निजी मामलों में क्या चीज़ें हैं जहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं को कठिनाई होती है, वायलेंस होता है। वो है, बहुत सीधी बात है कि इसमें जितने आपके स्टडीज़ हैं, जो सरकारी भी गैर सरकारी भी, जो भी सर्वेज़ हैं, उसमें है कि ज़्यादातर महिलाओं को घर से बाहर मार्केट तक जाने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। इस समाज में आप रह रहे हैं, शौहर चुनना बहुत आगे की बात है, ठीक है, शौहर चुनने के लिए तो और वायलेंस। और हमारे यहाँ रेप केसेस जो हैं, जिसको लेकर के फटाफट मीडिया में आता है कि इतने इतने मिनटों में इतने रेप होते हैं, स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रखिए। वो जो संख्या आप देख रहे हैं उसमें ढेर सारे रेप नहीं हैं जो एक्चुअली रेप्स हैं, लेकिन इसमें से 40% केस फॉल्स केस हैं। फॉल्स किस आधार पे? इसलिए नहीं कि किसी ने फॉल्स, महिला ने आरोप लगा दिया, फॉल्स इसलिए कि ये एलोपमेंट्स हैं, प्यार करके लोग भागे हैं, और उसमें लड़की के जो माँ बाप हैं और समुदाय है और ये वो लोग जो है, रेप का केस, किडनैपिंग का केस, यहाँ तक कि गुजरात में एक मामला था जिसमें पति पत्नी दोनों को अरेस्ट कर लिया। पत्नी से कहा गया तुम अपनी किडनैपिंग में तुम जो है वो अकम्प्लिस हो, ठीक है। तो ये जो हालत है, इस पे हम बहस कराते और यहाँ पर बातचीत कराते कि भाई पहले तो समाज ये माने कि पसंद नापसंद तुम्हें अच्छा न लगे, लेकिन कानून इस पे और संविधान इस पे एकमात्र है कि आपको मानना पड़ेगा, आप इसे रोक नहीं सकते, और इसे सब माने। यहाँ पर जो प्रेशर है, मॉरल, संवैधानिक नैतिकता का प्रेशर, वो सभी कम्युनिटीज़ पे एक साथ पड़ेगा कि भाई यू डोंट लाइक इट बट यू हैव टू रिस्पेक्ट इट बिकॉज दिस इज द लॉ एंड दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके आधार पे फिर आप जो भी कोड बनाने जाएंगे, कोड बनाएं या ना बनाएं, कोड बनाने से डिफ़िकल्टी आएगी या सही होगा कि गलत होगा, वो एक बहस उसके बाद शुरू हो सकती है। लेकिन पहले आप क्या चीज़ माने रखना चाहते हैं पर्सनल लाइव्स में लोगों के, आप क्या एम्पावरमेंट लाना चाहते हैं, पहले उस पर क्लैरिटी हो। ये हम जरूर करते हैं। निकाश इस तरह की समझदारी हमारे शासकों में आती, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बिल्कुल विपरीत कानून का और सत्ता का जो इस्तेमाल है, वो एक आइडियोलॉजिकल बैटल अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ, उस तरह से हम देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अंत में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोगों को अपने पर्सनल लॉज में, अलग अलग मज़हब के पर्सनल लॉज में सुधार की ज़रूरत है। सुधार समाज के अंदर से निकलनी चाहिए, और महिला हक की सुरक्षा, जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के हकों की सुरक्षा, ये सुनिश्चित करना, ये एक काम है, और ये काम शायद नहीं हुआ है, जिसके कारण से वर्तमान सरकार को ये जगह मिली है। तो हम लोगों को जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल ही गलत है। उसके जो मकसद है वो संवैधानिक मूल्यों का बढ़ावा नहीं है, बल्कि अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महिला हकों के लिए हम लोगों को और सुधार की ज़रूरत है। तो समाज में हम लोग उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, और वर्तमान जो कानून है उसका विरोध हमें करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। सहमत। जिंदाबाद। इतनी अच्छी बातचीत रही, क्या बताएं, बहुत अच्छा। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।